तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने हेडिंग लगा रखा है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला विधि द्वारा। ठीक है, तो फिर बच्चों कुछ बेसिक चीजें जिसको आपको जानना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं प्रयोगशाला विधि क्या है। ठीक है, इसका आईपीएससी नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है और फार्मूला डाई एथिल ईथर का क्या होता है, इन सारी चीजों को जान लेते हैं। फिर इसके बाद प्रयोगशाला विधि को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, और इसका एक चित्र है, चित्र को बना करके आपको लिखना है और चित्र में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा कि कैसे आपको लिखना है। जो चीजें ये लिखी गई है इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चित्र से ही समझ करके लिख लोगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डाई एथिल ईथर है इसका साधारण नाम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे साधारण नाम। ठीक है, साधारण नाम। तो प्यारे बच्चों, जो डाई एथिल ईथर का जो साधारण नाम है यही होगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये इसी का साधारण नाम होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र जो प्यारे बच्चों होता है ये होगा आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर देखो जो C2H5 और C2H5 दो बार है तो इसलिए यहाँ पर डाई शब्द जुड़ा है और ये हमारा क्या होता है, एथिल समूह होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है तो इसलिए ये हमारा क्या होता है, एथिल होता है। अगर एक कार्बन रहता है यानी CH3 रहता तो इसको मेथिल कहते हैं, लेकिन ये C2H5 है तो इसलिए ये हमारा क्या एथिल समूह है। तो यहाँ पर 2 बार है तो इसलिए इसको लिखा गया डाई एथिल। ठीक है, और ये जो हमारा इतना वाला भाग है प्यारे बच्चों ये हमारा ईथर का क्रियात्मक समूह होता है। तो जब भी इसका नाम लिखते हैं ना तो उसके साधारण नाम में क्या करते हैं, लास्ट में ईथर शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है डाई एथिल ईथर और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो कुछ ये होता है ईथर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, तो ये हमारा ईथर का क्रियात्मक समूह होता है जो कि ये हमारे क्या है, एल्किल समूह होते हैं R। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर देखो एल्किल समूह के रूप में C2H5 और यहाँ पर भी C2H5 जुड़ा है तो ये हमारा हो गया एथिल और 2 बार जुड़ा है इसलिए डाई एथिल हो गया। और ये जो हमारा क्रियात्मक समूह किसका, ईथर का होता है तो यहाँ पर नाम जोड़ दिया गया ईथर, तो इसलिए इसका साधारण नाम बन जाता है डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब इसी का हम लोग जान लेते हैं IUPAC नाम। IUPAC नाम, तो IUPAC नाम प्यारे बच्चों इसका जो होता है एथॉक्सी एथेन होता है। ठीक है, एथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम होता है। ठीक है, अब एथॉक्सी एथेन इसमें जब हम क्या करते हैं ईथर का क्रियात्मक यानी ईथर का IUPAC नाम करते हैं तो इसके लास्ट में संगत नेम में हम क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाई एथिल ईथर का साधारण नाम क्या होता है, सूत्र क्या होता है और IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब प्यारे बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि जो डाई एथिल ईथर है इसके बनाने की जो विधि है यानी प्रयोगशाला विधि, इसको किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा कि जो डाई एथिल ईथर बनाना है तो इसके लिए हमें एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH और H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको मिला करके हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। तो जब इसको प्यारे बच्चों हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकल करके क्या हो जाएगा, H2O बना लेगा, सह उत्पाद बना लेगा। और बचा यहाँ पर देखो C2H5 फिर इसके बाद HSO4 बचा। तो ये प्यारे बच्चों जो हमारा बना है ना ये हमारा कहलाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब हम क्या करते हैं, इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अब क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल के साथ क्या करेंगे, दोबारा
140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब जाकर के हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो हम इसी को दोबारा लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C2H5HSO4 ले लिया, और इसी के साथ हम क्या लगा रहे हैं, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसके साथ मिलाया, यानी कि ये हमारा जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है और जो एथिल एल्कोहल है, इनको हम क्या करें, मिला करके 140 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करें, इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ से HSO4 निकल जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, ये तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर दोबारा H2SO4 बन गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारा केवल H निकला और यहाँ पर HSO4 है, तो H और H मिलकर के क्या हो जाएगा, 2HSO4, यानी कि 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं H2SO4 बन गया, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से बचा आपका C2H5, ठीक है ये, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका बचा है O, तो O लगा दीजिए, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C2H5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी क्या होती है, प्रयोगशाला विधि होती है। तो जैसे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर समझाया, ऐसे ही प्रयोगशाला विधि को लिखा गया है। आइए थ्योरी इसका समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि डाई एथिल ईथर बनाने के लिए उच्च सांद्रता वाले एथिल एल्कोहल को कम सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि हम क्या करते हैं, जब डाई एथिल ईथर बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उच्च सांद्रता वाले एथिल एल्कोहल और कम सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला करके हम क्या करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रहा है। अब यही जो विधि होता है प्यारे बच्चों, यह विधि हमारी क्या कहलाती है, ईथरीकरण विधि कहलाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभिक्रिया समझाया है, दोबारा यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें, मैंने बताया कि ईथर बनाना है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर बनाना है, तो प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, एथिल अल्कोहल चाहिए और H2SO4 चाहिए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर लिख ही देंगे इसके सामने एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एथिल एल्कोहल, और ये हमारा क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। इनको मिला करके हम क्या कर रहे हैं, हमने बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा प्राप्त होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से एथिल हमने ले लिया और यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन और ये OH दोनों मिलकर के यहाँ पर जल बना लेंगे, बाहर निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है और SO4 बचा है। तो ये हमारा हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर HSO4। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। अब इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एथिल एल्कोहल। यहाँ पर आप लिख देना, ये हमारा यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा, ये एथिल अल्कोहल होगा। तो इसको मिलाकर के हम पुनः यानी दोबारा 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो ये हमारा डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर इसका चित्र प्रयोगशाला में किस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले ये जो चीज़ें लिखी गई एक एक करके हम लोग चित्र को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या लिया है कि यहाँ पर देख रहे हो कि एक गोलपेदी का फ्लास्क लिया है, और इस गोलपेदी के फ्लास्क में हमने क्या किया है कि एथिल एल्कोहल यानी C2H5 और ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या किया है, मिला करके इसमें गोलपेदी के फ्लास्क में डाला गया है। और ये जो प्यारे बच्चों जब मिलाया जाएगा ना, तो इनका जो अनुपात होता है वो 2:1 में इनको
रखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें 2:1 में रख करके एथिल अल्कोहल और H2SO4 को इस गोल पेदे के फ्लास्क में डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस गोल पेदे के फ्लास्क को हम क्या करते हैं एक बालू उष्मक में रख देते हैं और हम क्या करते हैं एक बर्नर द्वारा इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो जब एक बर्नर द्वारा गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो एथिल अल्कोहल और जो H2SO4 है ये क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। अब अच्छा एक चीज़ और देखो, हम बालू उष्मक क्यों लेते हैं, तो बालू उष्मक इसलिए प्यारे बच्चों लिया जाता है कि ये गोल पेदे के फ्लास्क है, तो जब इसको रखेंगे तो इस तरह से इसके अंदर आएगा, तो इसके चारों तरफ से गोल पेदी के चारों तरफ से क्या होगा, ये उष्मा प्रदान करेगा। क्योंकि जो बालू होता है ये उष्मा का अवशोषक होता है, तो ये क्या करेगा अपने अंदर उष्मा अधिक अवशोषित करेगा और एक समान रूप से इस गोल पेदी के फ्लास्क को चारों तरफ से उष्मा प्रदान करता है, इसीलिए बालू उष्मक लिया जाता है और उसके अंदर गोल पेदी के फ्लास्क को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 2:1 में एथिल अल्कोहल और H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के गोलपेदिक फ्लास्क में डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं इस गोलपेदिक फ्लास्क को हम क्या करते हैं बालू के उष्मक में रख देते हैं और यहाँ से बर्नर द्वारा क्या करते हैं इस गोलपेदी के फ्लास्क को गर्म करते हैं। तो जब ये गर्म होगा प्यारे बच्चों एथिल अल्कोहल और H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जब गर्म होगा तो इसके क्या बनेंगे, वाष्प बनेंगे। ठीक है, तो अब यही वाष्प द्वारा प्यारे बच्चों ये क्या होगा कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये जो नली है ना यहाँ से ओपन होगी ये पूरी। ठीक है, तो ये वाष्प क्या होगा इस नली द्वारा कहाँ पर आएगा, इस संघनित्र में। ये जो पूरा जो ये युक्ति बनाई गई ये हमारा पूरा क्या होता है संघनित्र होता है। तो संघनित्र में आएगा इसकी वाष्प, तो हम क्या करेंगे इस नली द्वारा क्या करेंगे ठंडा जल प्रवेश कराएंगे। तो जब ठंडा जल प्रवेश करेंगे तो ये जो वाष्प है ये क्या होगा एक द्रव के रूप में आ जाएगा। वाष्प को क्या करेंगे जब ठंडा करेंगे तो फिर वो किस में बदल जाएगा, द्रव के रूप में बदल जाएगा। अब द्रव के रूप में इस संघनित्र में आएगा और यहाँ से ठंडा जल निकालेंगे यानी डालेंगे और यहाँ से गर्म जल क्या हो जाएगा इस नली द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो नली है इस नली द्वारा गर्म जल बाहर आ जाएगा और यहाँ पर जो ये एथिल अल्कोहल और H2SO4 का जो वाष्प बना था यानी कि जो ईथर बना था वो संघनित्र में आकर के ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के ये कहाँ पर आएगा ग्राही पात्र में आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ग्राही पात्र। ठीक है, तो ग्राही पात्र में इकट्ठा होगा और यहाँ पर रखा गया है बर्फ। ठीक है, यानी बर्फ के टुकड़े रखे गए हैं। तो इस बर्फ के टुकड़े द्वारा इसको क्या किया जाता है शुष्क किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ये द्रव के रूप में आएगा तो इसको हम क्या कर लेंगे बर्फ यानी कि पूरा शुद्ध रहेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं बर्फ में रखते हैं इस ग्राही पात्र को, जिसकी वजह से ये ठंडा होकर के क्या हो जाता है शुष्क डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से आपको प्रयोगशाला में लिख देना होगा। तो कैसे लिखेंगे, आपको लिखना होगा कि सर्वप्रथम एथिल अल्कोहल तथा H2SO4 को लेकर के 2:1 में लेकर के एक गोल पेदी के फ्लास्क में रखते हैं तथा गोल पेदी के फ्लास्क को बालू उष्मक में रख करके एक बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो H2SO4 और जो एथिल अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल है ये दोनों गर्म होकर के वाष्प बनाते हैं और यह वाष्प क्या होगा एक नली की सहायता द्वारा कहाँ पर जाएगा संघनित्र में जाता है तथा संघनित्र में जाने के बाद हम इसमें ठंडा जल प्रवेश कराते हैं। तो यह जो भाप है ठीक है वह क्या होता है ठंडा होकर के एक द्रव के रूप में निकलता है और इसको हम क्या करते हैं एक ग्राही पात्र में रख करके बर्फ द्वारा इसको क्या करते हैं ठंडा करके शुष्क डाई एथिल ईथर प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो यहाँ पर लगाया गया शिथिल फनल। ठीक है, शिथिल फनल का प्यारे बच्चों यहाँ पर कब लगाया गया, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे जब इसको गर्म करेंगे तो जब गर्म होगा तो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। ठीक है, जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा तो इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं एथिल अल्कोहल डाल करके फिर क्या करें उसके साथ मिला करके 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो यहाँ से इस शिथिल फनल द्वारा हम क्या करें अलग से यानी कि जब ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जा रहा है तो इसको क्या करना हमें एथिल ईथर यानी डाई एथिल ईथर बनाना है। तो हम क्या करेंगे इस शिथिल फनल द्वारा एथिल अल्कोहल फिर दोबारा डालेंगे। तो जब दोबारा डालेंगे तो इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो हम किससे रीडिंग करेंगे थर्मामीटर द्वारा। तो थर्मामीटर से देख लेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तब जाकर के ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको प्रयोगशाला विधि में लिखना होगा और ये इसका आपको चित्र जरूर बनाना होगा। ठीक है, पेपर में आप चित्र बनाओगे तभी जाकर के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज इतनी आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसका देख लेते हैं भौतिक गुण। ठीक है, तो आइए भौतिक गुण समझते हैं इसका।
तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा रखा है भौतिक गुण, यानी किसका भौतिक गुण हम लोग देखने वाले हैं, डाई एथिल ईथर का भौतिक गुण। ठीक है, तो इसमें पहली पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी कि जो डाई एथिल ईथर होता है वह जल में कैसा होता है, अल्प विलेय होता है, परंतु बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, पूर्ण विलेय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी जो पॉइंट है, कह रहा है कि इसका घनत्व 1 से कम होता है, यानी कि जो डाई एथिल ईथर होता है उसका घनत्व क्या होगा, 1 से कम होगा। और ये कहा जा रहा है कि यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है, यानी कि तीसरी पॉइंट में इसका जो भौतिक गुण है कि जो डाई एथिल ईथर होता है वो कैसा होता है, एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ठीक है, ये रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी पॉइंट इसका जो भौतिक गुण होगा कि यानी कि डाई एथिल ईथर को सूंघने पर कैसी हो जाए, क्या हो जाता है, बेहोशी छा जाती है। ठीक है, ये आपको भौतिक गुण में इतना पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण, यानी कि जो डाई एथिल ईथर है उसका रासायनिक गुण। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है रासायनिक गुण। तो पहली पॉइंट जो हम लोग देखेंगे HI से क्रिया, यही प्यारे बच्चों दो अभिक्रियाएं ज़्यादातर पूछी जाती है, पहली वाली और दूसरी वाली। आपको प्रयोगशाला जब विधि में जब आप डाई एथिल ईथर का क्वेश्चन आएगा तो रासायनिक गुण में आपको इन्हीं दोनों रासायनिक गुण से पूछा जाएगा कि इनका रासायनिक गुण बताइए। ठीक है, तो पहली पॉइंट में देखेंगे HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। तो जब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि जो एथिल एल्कोहल जो डाई एथिल ईथर होता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया ये हमारा क्या है, पूरा एथिल एल्कोहल डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इतना डाई एथिल ईथर लिया और ये हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI लिया है। ठीक है, तो इनको जब हम मिलाकर के क्रिया करते हैं तो इतना वाला जो पूरा भाग है, ठीक है, ये मिल करके हमारा क्या बना लेगा, एथिल एल्कोहल बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल बना लेगा। अब यहाँ से बचा I और यहाँ से बचा है C2H5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं C2H5 और I, तो ये हमारा क्या होगा, एथिल आयोडाइड होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम हो जाएगा एथिल, क्योंकि दो कार्बन है तो ये हो जाएगा एथिल, और ये I है तो ये हमारा क्या होता है, आयोडाइड होता है, तो ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्योरी में कि जब डाई एथिल ईथर और हाइड्रोजन आयोडाइड को मिला करके गर्म करते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये हमारा मुख्य उत्पाद होता है, तो यही हमें लिख देना होगा। अब प्यारे बच्चों दूसरी जो अभिक्रिया देखेंगे रासायनिक गुण में वो है एसिटल क्लोराइड से। ठीक है, एसिटल क्लोराइड से क्रिया देखेंगे रासायनिक गुण में, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि जो एसिटल क्लोराइड है और जो डाई एथिल ईथर इनको हम मिला करके जब गर्म करते हैं तो एथिल क्लोराइड तथा एथिल एसीटेट बनता है। यानी कि हम क्या करते हैं, एसिटल क्लोराइड और डाई एथिल ईथर को मिला करके गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, रासायनिक गुण में एथिल क्लोराइड तथा एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, एथिल यानी एसिटल क्लोराइड है, ये हमारा पूरा क्या है, एसिटल क्लोराइड है, तो लिख देंगे एसिटल क्लोराइड। ठीक है, एसिटल क्लोराइड है और ये पूरा हमारा क्या, डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो इनको हम मिला करके क्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से C2H5 ये दोनों क्या होंगे, मिल करके बाहर निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा C2H5Cl। तो ये Cl हमारा क्या होता है, एथिल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, और अब यहाँ से बचा देखो CH3, यहाँ पे CO, यहाँ पर O, तो इसको आप लिखिए यहाँ से CH3 और CO, तो यहाँ पर लिख लिया CO, और यहाँ पर देखो एक O और बचा तो यहाँ पर हो जाएगा O और C2H5। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो बचा है ये हमारा बनता है आपका, यहाँ पर लिखा गया एथिल एसीटेट, तो यहाँ पर लिख देंगे एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक गुण हो जाएगा किसके साथ, एसिटल क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब इसकी एक और अभिक्रिया देख लेंगे रासायनिक गुण में, जल से क्रिया। तो प्यारे बच्चों जो डाई एथिल ईथर होता है और जल
दोनों को मिलाकर के क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या डाई एथिल ईथर है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे डाई एथिल ईथर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जल है। तो इनको हम मिलाकर के गर्म करेंगे यानी कि क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो, यहाँ से क्या होगा कि ये देखो C2H5, यहाँ पर C2H5 तो 2 बार है तो हमने लिख लिया C2 यानी 2C2H5 लिख लिया। और यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो यानी कि हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो इसी को हम इसी के साथ लिख देंगे OH, तो यानी कि हमारा 2 बार C2H5 2 बार है और 2 बार OH है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसको हम कह सकते हैं कि जब जल के साथ यानी कि डाई एथिल ईथर और जल के साथ क्रिया कराते हैं तो 2 ठे यानी कि 2 अणु एथिल एल्कोहल के प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका रासायनिक गुण बता सकते हैं जल के साथ, ठीक है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला और दूसरा अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जल के साथ भी क्रिया पूछ दी जाती है, ठीक है। तो 3 ठीक अभिक्रिया आपको रासायनिक गुण में बता देना होगा, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट पॉइंट है वो है उपयोग, यानी हमने पढ़ लिया प्रयोगशाला विधि पढ़ लिया, यानी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण देख लिया, रासायनिक गुण देख लिया। अब जब ये बनाया गया तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है, तो वो उपयोग हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है हेडिंग उपयोग। तो जो प्यारे बच्चों डाई एथिल ईथर होता है उसका जो उपयोग होता है प्रयोगशाला में विलायक के रूप में। पहली पॉइंट क्या हो जाएगा, उपयोग में प्रयोगशाला में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या होता है, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि किसी को बेहोश करना होता है जब ऑपरेशन के वो समय, तो बेहोश करने के लिए हम लोग क्लोरोफार्म का भी उपयोग किया करते हैं और डाई एथिल ईथर का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसीलिए कहा गया कि निश्चेतक के रूप में भी डाई एथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। और कहा जा रहा है कि हिमकारक के रूप में, हिमकारक का मतलब कि प्रशीतक के रूप में, यानी किसी कोई चीज़ अगर गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, यानी कि हिमकारक कह सकते हैं या प्रशीतक के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो डाई एथिल ईथर होता है हिमकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या आप कह सकते हो प्रशीतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद है चौथी पॉइंट, पावर एल्कोहल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक गाड़ी है, उसका फ्यूल मान लो ईंधन खत्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ईथर का उपयोग पावर एल्कोहल के रूप में कर सकते हैं। अब पावर एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, हम क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे, ठीक है, एल्कोहल, और इसके साथ ईथर, ठीक है, ईथर को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पावर एल्कोहल बनता है, ठीक है, एल्कोहल बनता है। और जब ये पावर एल्कोहल बन जाता है तो ये हमारा क्या होता है, पेट्रोल या डीजल के रूप में कार्य करने लगता है। तो इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं, यानी गाड़ी में डाल दें तो ये क्या करेगा, पेट्रोल या डीजल का कार्य करने लगता है। यही हमारा क्या होता है, पावर एल्कोहल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पावर एल्कोहल किन लोगों यानी किन किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो हम कह सकते हैं एल्कोहल और ईथर को मिलाने से हमारा क्या बनता है, पावर एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की हमारी टॉपिक थी वो कंप्लीट होती। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।